हेलो दोस्तों, हमारी आज की जो फिल्म है उसे वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा पसंद किया गया है कि कुछ कंट्रीज ऑलरेडी इसका रीमेक बना चुकी हैं और आने वाले समय में भी कुछ कंट्रीज इसका रीमेक बनाने वाली हैं। कहानी तो सिंपल सी है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने मज़ेदार हैं जो फिल्म को काफ़ी खास बनाते हैं। फिल्म का नाम है अ हार्ड डे और ये 2014 की कोरियन एक्शन थ्रिलर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गोंगसू एक करप्ट डिटेक्टिव है और वो बहुत ही जल्दबाजी में अपने ऑफिस जा रहा है क्योंकि उसके ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ने वाली है और जिस लॉकर में उसने अपने रिश्वत के पैसे छुपाए थे उसकी चाबी गोंगसू के पास ही है। तभी उसकी बहन उसे कॉल करती है और इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि आज उसकी मॉम का फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार है, जिसे बीच में ही छोड़ के उसे भागना पड़ा। अचानक उसकी कार के आगे एक डॉगी आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में वो रोड पार करते हुए किसी आदमी को ठोक देता है। वो अपनी कार से उतर के देखता है कि एक्सीडेंट में ये आदमी मर चुका है और वो डॉगी जिसको अभी उसने मरने से बचाया उसी आदमी के पास आके बैठ जाता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये डॉगी शायद इसी मरने वाले आदमी का है। तभी गोंगसू को वहाँ पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की कार आती दिखाई देती है और वो जल्दी से उस लाश को सड़क किनारे छुपा देता है, लेकिन पुलिस की कार रास्ते में मुड़ के किसी दूसरी तरफ चली जाती है, यानी कि पुलिस वालों ने उसे नहीं देखा। फिर वो उस लाश को अपनी कार की डिक्की में रख के वहाँ से निकल जाता है। वहां से कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही है। पुलिस वालों को डाउट होता है कि ये पी के गाड़ी चला रहा है, तो वो उसे कार से उतरने को कहते हैं। गोंगसू उन्हें बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है और अभी अपनी मॉम के फ्यूनरल से लौट रहा है, इसलिए उसने थोड़ी सी पी रखी है। पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे कार से नीचे उतार के पूछताछ करने लगते हैं कि तभी अचानक एक पुलिस वाला उसके कार की डिक्की खोलने जाता है, जिसे देख के गोंगसू काफी भड़क जाता है और इन सबके बीच अच्छी खासी मारपीट होने लगती है। पेपर स्प्रे की हेल्प से किसी तरह पुलिस वाले गोंगसू को कंट्रोल करते हैं, लेकिन तभी पुलिस वालों को ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये एक डिटेक्टिव है, तो वो सब उससे माफी मांगते हैं और उसे यहाँ से जाने देते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसू के ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ चुकी है। बाकी किसी ऑफिसर के पास उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो गोंगसू के ड्रायर का ताला तोड़ के देखते हैं तो उसमें उनको काफी सारा कैश और एक डायरी मिलती है। इस डायरी के अंदर इन सारे ऑफिसर्स का काला चिट्ठा मिल जाता है कि किसने कितनी रिश्वत खाई है। अब जब ये कांड हो ही चुका है तो गोंगसू ऑफिस न जाके सीधा अपने घर जाता है। इसके बाद गोंगसू के टीम के बाकी ऑफिसर भी फ्यूनरल के लिए उसके घर आते हैं। यहाँ गोंगसू का सीनियर उसे डांटते हुए कहता है कि उसने रिश्वत के पैसे और हिसाब किताब वाली डायरी को ऑफिस में क्यों रखा, और इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि ये सब के सब एक नंबर के रिश्वतखोर हैं। उन लोगों के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि गोंगसू की मॉम के कॉफिन को कील ठोक के बंद किया जा रहा है कि तभी गोंगसू के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो वाले पूछताछ के लिए उसके पास आ सकते हैं और शायद वो उसके कार की तलाशी भी ले। जाहिर है कि ये मैसेज गोंगसू के किसी कलीग ने ही किया था, जिसे पढ़ के वो काफी घबरा जाता है क्योंकि वो लाश उसने अपनी कार की डिक्की में ही छुपा रखी है। गोंगसू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि फिलहाल वो क्या करे और तभी वो एक प्लान बनाता है। वो जल्दी से मार्केट जाके कुछ फ्लाइंग बलून्स खरीदता है और चर्च वापस आके वहाँ के फादर से कहता है कि वो अपनी मॉम के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता है, तो कुछ समय के लिए उसे इस कमरे में अकेला छोड़ दें। फादर उसकी ये बात मान के उसे इस रूम में अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ गोंगसू अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू करता है। सबसे पहले तो वो बलून्स की हेल्प से सीसीटीवी कैमरा को ढक देता है। फिर काफी मेहनत मशक्कत के बाद ऊपर की दीवार पे बने एसी डक्ट के रास्ते वो उस डेड बॉडी को कमरे के अंदर लेके आता है। फिर वो अपनी शू लेस की हेल्प से अपने मॉम की कॉफिन में लगी कील को निकालता है और ये डेड बॉडी उसी कॉफिन के अंदर डाल के फिर से कील लगा देता है। ये सब कुछ करने के दौरान वो कई बार अपनी मॉम से माफी मांगता है क्योंकि उसे पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो काफी मजबूर है। अगले दिन इस कॉफिन को उठाने वालों को फील होता है कि ये काफी भारी है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा गौर नहीं करते और पूरे विधि विधान के साथ गोंगसू की मॉम का कॉफिन दफना दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो आदमी जो उस दिन एक्सीडेंट में मरा था वो भी गोंगसू की मॉम के साथ यहाँ दफन हो गया। उस रात के एक्सीडेंट से गोंगसू की कार का बम्पर थोड़ा डैमेज हो गया था, तो वो सोचता है कि अगर किसी ने पूछ लिया तो वो इसका क्या जवाब देगा, इसलिए वो जानबूझ के अपनी कार से किसी दूसरी कार को टक्कर मारता है ताकि लोगों को लगे कि इस एक्सीडेंट की वजह से कार डैमेज हुई है। इसके बाद वो अपनी कार रिपेयर के लिए दे के ऑफिस चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक होममेड बॉम्ब की टेस्टिंग चल रही है, जिसका डेटोनेटर ऑन करने के 2 मिनट बाद ये फट जाता है। गोंगसू और उसके कलीग ये देख के हैरान रह जाते हैं कि इसका धमाका इनकी उम्मीद से ज्यादा था। इस होममेड बॉम्ब वाले सीन को याद रखना है क्योंकि फिल्म में आगे भी इसका रोल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोंगसू और उसकी टीम को ली नाम के किसी अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा जाता है, जिसपे कुछ मर्डर और ड्रग डीलिंग का आरोप है। गोंगसू जब उसका फोटो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
क्योंकि ये क्रिमिनल ली वही आदमी है जो उस दिन कार एक्सीडेंट में उसके हाथों मारा गया। इनकी टीम पूरी तैयारी के साथ उस क्रिमिनल को पकड़ने आती है, लेकिन गोंगसू तो जानता था कि वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो मर चुका है। गोंगसू ये बात अपने कलीग्स को बता भी नहीं सकता क्योंकि वो फंस जाएगा। वहां पहुंचने पर ली उनको नहीं मिलता और ये सब सोचने लगते हैं कि वो आखिर कहाँ गया होगा कि तभी गोंगसू को उस रात वाला डॉगी दिखता है। वो उसका पीछा करते हुए एक रोड पे पहुंचता है और तब गोंगसू को याद आता है कि ये वही हाईवे है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। कि तभी वहां पेट्रोलिंग करते हुए एक पुलिस वाला आता है। वो गोंगसू को बताता है कि किसी ने फोन पर पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो इसी हिट एंड रन केस की जांच करने के लिए यहाँ आया है। वो ऊपर लगा सीसीटीवी दिखाते हुए गोंगसू को बताता है कि इस कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ होगा, जिसकी जांच करके हम उस आदमी को पकड़ लेंगे। उस पुलिस वाले की बात सुन के गोंगसू की हवा टाइट होने लगती है। वो अपने सीनियर से कहता है कि सीसीटीवी चेक करने का काम उसे सौंपा जाए, लेकिन उसका सीनियर इस केस को हल्के में लेता है और सीसीटीवी चेक करने का काम उसके कलीग डिटेक्टिव चोई को देता है। चोई जब उस पुलिस वाले के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, तब गोंगसू भी किसी बहाने वहां पहुंच जाता है। डिटेक्टिव चोई उन फुटेज की हेल्प से पहचान लेता है कि उस रात किस कार से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फुटेज ब्लर होने की वजह से वो उस कार का नंबर नहीं पढ़ पाता। अगले दिन पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पे एक कॉल आता है। सामने से एक आदमी कहता है कि उसे पता है कि ली इस वक्त कहाँ है। गोंगसू ये सुन के काफी डर जाता है और इसे एक प्रैंक कॉल कह के काट देता है कि तभी उसके सेल फोन पे कॉल आता है जिसमें कॉलर आईडी अननोन थी। वो कॉल रिसीव करता है तो सामने से एक आदमी बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी ही कार से ली का एक्सीडेंट हुआ था, फिर तुम उसे अपनी कार की डिक्की में रख के कहीं ले गए। अगर तुमने कॉल कट किया या मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को ये बात बता दूंगा। गोंगसू देखता है कि पुलिस स्टेशन में होने वाली परेड की आवाज उसे फोन पे सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि कॉल करने वाला कहीं आसपास में ही है। वो बाहर आके उसे ढूंढने लगता है और तभी फोन बूथ पे खड़े एक आदमी पे उसे शक होता है। वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो आदमी टैक्सी लेके वहां से निकल जाता है। फिर गोंगसू अपनी कार निकाल के उसका पीछा करने लगता है। वो काफी दूर तक इसका पीछा करता है, लेकिन ये कॉलर काफी ज्यादा स्मार्ट था, तो वो गोंगसू से बच के भागने में कामयाब होता है। इसके बाद ये कॉलर पुलिस हेडक्वार्टर में जाके अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर है। अगले दिन जब गोंगसू अपनी कार में था तो उसे फिर से इसका कॉल आता है। गोंगसू उससे कहता है कि तुमने सिर्फ एक्सीडेंट होते हुए देखा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ली की बॉडी मैंने कहाँ छुपाई है, तो जब तक बॉडी नहीं मिलती मर्डर केस रजिस्टर नहीं हो सकता। ये सब कह के गोंगसू फोन कट कर देता है और उसकी कॉल रिसीव करना भी बंद कर देता है। वो आदमी गोंगसू को डराने के लिए पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करने लगता है। इसको एक प्रैंक कॉल बताते हुए गोंगसू ये कॉल भी कट करने लगता है कि तभी अचानक वो आदमी पुलिस स्टेशन में आके गोंगसू को पीटने लगता है और इसके अगले ही पल वो गोंगसू से माफी मांगता है और कहता है कि उससे गलती हो गई, उसने उसे कोई और समझ के पीट दिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी पुलिस टीम का एक बड़ा ऑफिसर लेफ्टिनेंट पार्क है। पार्क ने ही गोंगसू की टीम को एंटी करप्शन ब्यूरो से बचाया था। इसके बाद पार्क वॉशरूम चला जाता है, लेकिन गोंगसू को यहाँ डाउट हो जाता है कि ये वही आदमी है जो कॉल पे उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो उसका पीछा करते हुए वॉशरूम के अंदर जाता है और फिर गेट अंदर से लॉक करके वो पार्क को पीटने लगता है। लेकिन पार्क गोंगसू के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वो गोंगसू की अच्छे से पिटाई करने के बाद उसका मुंह टॉयलेट पॉट के अंदर डाल देता है। गोंगसू समझ जाता है कि वो इससे नहीं जीतेगा और वो सरेंडर कर देता है। पार्क उससे कहता है कि ली की बॉडी उसने जहाँ भी छुपाई है कल तक लाके उसे वापस करे। पार्क के जाने के बाद गोंगसू सोचता है कि आखिर इस आदमी को उस डेड बॉडी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। फिर वो उस जगह पे जाके कॉफिन बाहर निकालता है और ली की बॉडी कॉफिन से बाहर निकाल के उसकी तलाशी लेने लगता है। यहाँ ली का फोन मिलने के अलावा एक और बात उसे हैरान करती है। वो देखता है कि ली की बॉडी में 2 बुलेट्स हैं, यानी कि उस रात जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब उसे 2 गोलियां लग चुकी थी। इसके बाद गोंगसू वो फोन लेके ली के घर जाता है। वो फोन को चार्जिंग पे लगा के वहाँ आसपास की तलाशी लेने लगता है। इसी दौरान उसे ली का पर्स मिलता है जिसमें उसे किसी पिगी बैंक का कार्ड मिलता है, यानी कि ऐसे प्राइवेट बैंक जिसमें लोग अपने 2 नंबर के पैसे छुपाते हैं। तभी ली के फोन पे किसी का कॉल आता है। गोंगसू ये कॉल रिसीव करता है तो सामने वाला आदमी उसे ली समझ के बोलने लगता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये ली नहीं है तो वो तुरंत कॉल कट कर देता है। उसकी बात सुन के गोंगसू इतना तो समझ गया कि पार्क ली के पीछे पड़ा था। अब क्योंकि गोंगसू एक डिटेक्टिव है तो उसके लिए इस आदमी का लोकेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। गोंगसू को देखते ही वो आदमी वहां से भागने लगता है, लेकिन किसी तरह से उसे पकड़ के गोंगसू उसे किसी बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। वहां ले जाके जब वो उसे टॉर्चर करने लगता है तब उसे पूरी कहानी मालूम पड़ती है। असल में कुछ महीनों पहले नारकोटिक टीम ने बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा था। पकड़े हुए ड्रग्स को सिंक के पानी के साथ बहाया गया ताकि वो नाली में बह के डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सब कुछ लेफ्टिनेंट पार्क के अंडर में ही हो रहा था, तो उसने अपना दिमाग लगा के सिंक से बहने वाले पानी को एक जगह इकट्ठा किया
उसने पानी को बॉईल करके इवापोरेशन मेथड की हेल्प से दोबारा ड्रग्स को हासिल किया। फिर उस ड्रग्स को किसी लिक्विड में मिला के अलग अलग बार में उसे बेचा गया और इस पूरे काम में ली ने पार्क का साथ दिया था। काफी सारा ड्रग्स इन्होंने जापान के याकुजा गैंगस्टर को भी बेचा, जिसमें पार्क ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। उसने पुलिस से बचाने के लिए ये सारा पैसा पिगी बैंक के सेफ में रख दिया और फिर एक दिन उस सेफ की चाबी लेके ली वहां से भाग गया। इसीलिए पार्क को ली की तलाश थी। गोंगसू उससे पूछता है कि वो चाबी ली ने कहाँ छुपाई होगी। वो आदमी उसे बताता है कि ली को जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज छुपानी होती थी वो उसे अपनी बॉडी के अंदर ही सर्जरी करके कहीं छुपाता था। अब गोंगसू समझ जाता है कि आखिर क्यों पार्क को ली की बॉडी चाहिए। वो एक बार फिर कॉफिन से ली की बॉडी बाहर निकालता है और मेटल डिटेक्टर की हेल्प से वो उस चीज को ढूंढ लेता है जिसकी पार्क को तलाश है, यानी पिगी बैंक के सेफ की चाबी। इससे पहले कि वो चाबी को खोल पाता उसका कलीग डिटेक्टिव चोई वहां आ जाता है। चाबी को उससे बचाने के लिए गोंगसू उसे वहीं साइड में फेंक देता है। असल में उस कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हुए चोई को ये बात पता लग चुकी है कि उस रात गोंगसू की कार से ही एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि मरने वाला आदमी ली था। चोई उसे हथकड़ी लगा के अपने साथ कार में कहीं लेके जाता है। तब गोंगसू उसे शुरू से लेकर अभी तक की सारी कहानी समझाता है और चोई समझ जाता है कि पार्क इसे ब्लैकमेल कर रहा है कि तभी अचानक गोंगसू के फोन पे पार्क की कॉल आती है। पार्क उसे कहता है कि वो कार से बाहर निकल के इस तरफ आए। गोंगसू कार से निकल के थोड़ी ही दूर जा पाता है कि तभी एक बड़ा सा कंटेनर उस कार पे आके गिरता है और डिटेक्टिव चोई इस कार के साथ यहीं क्रश हो जाता है। ये सब देख के गोंगसू बहुत ज्यादा डर जाता है। वो पार्क पे अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है कि मैं पुलिस के पास खुद को सरेंडर करने जा रहा हूँ और तुम भी अब ज्यादा दिन बचने वाले नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ से पार्क कहता है कि अभी वो गोंगसू के घर पे ही है और ली की बॉडी को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। गोंगसू जल्दी से अपने घर जाता है, लेकिन तब तक पार्क वहां से जा चुका था। पार्क गोंगसू को मैसेज करके कहता है कि कल दोपहर तक उसे हर हाल में ली की बॉडी चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। गोंगसू अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए उसे जल्द से जल्द पार्क को ही खत्म करना होगा। अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए वो सबसे पहले अपनी बहन के साथ उन्हें शहर से दूर भेज देता है। इसके बाद वो पुलिस के आर्म्स डिपार्टमेंट में जाके वहां से कुछ गोलियां लेता है। वहीं उसकी नजर उस बॉम्ब पे पड़ती है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन उसने पहले पुलिस स्टेशन में देखा था। वो चुपके से उसे भी चुरा लेता है। वो उस बॉम्ब को ली की बॉडी में लगा देता है और उसका डेटोनेटर अपने कार की कीरिंग में लगा लेता है। इसके बाद वो पार्क से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर पार्क किसी तालाब के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। गोंगसू वहां पहुंच के ली की बॉडी उसे हैंड ओवर करता है। पार्क को पता था कि पिगी बैंक के सेफ की चाबी ली ने अपनी बॉडी में ही छुपाई होगी, तो वो मेटल डिटेक्टर से उसे चेक करता है। मेटल डिटेक्टर का अलार्म सुन के वो समझ जाता है कि चाबी इसकी बॉडी में ही है, लेकिन असल में ये वो बॉम्ब था जो गोंगसू ने ली की बॉडी में प्लांट किया था। गोंगसू पार्क से पूछता है कि क्या तुमने ही उस रात ली को गोली मारी थी। पार्क एक्सेप्ट करता है कि उस रात ली का पीछा करते हुए उसने उसे शूट किया था और उसके बाद ही वो गोंगसू की कार से टकराया था। इन दोनों की डील अब पूरी हो चुकी है। फिर गोंगसू अपने कार की तरफ जाने लगता है। इसी बीच गोंगसू उस बॉम्ब का डेटोनेटर ऑन कर देता है, यानी कि अभी से ठीक 2 मिनट बाद बॉम्ब फट जाएगा। इधर पार्क उसे मारने के लिए उसकी तरफ गन तानता है। गोंगसू उससे कहता है कि भले ही मैं एक करप्ट पुलिस वाला हूँ, लेकिन मुझमें कुछ तो अकल है। मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत एक ईमेल के साथ अटैच कर दिए हैं, जो कल सुबह सारे पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा और तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। पार्क को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, तो गोंगसू उसके पास जाके उसकी गन अपनी खोपड़ी में लगा के उसे चैलेंज करता है कि वो उसे शूट करे। पार्क उससे कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसके काम का आदमी है और वो आगे भी उसके साथ काम करना चाहता है। इसके बाद पार्क जैसे ही ली को अपनी गाड़ी से लेके वहां से निकलता है, एक धमाके के साथ उसकी गाड़ी तालाब में जाके गिरती है। गोंगसू को अभी भी इस बात का डाउट है कि शायद पार्क जिंदा हो, तो वो अपनी गन लेके तालाब के किनारे कुछ देर खड़ा रहता है कि जैसे ही पार्क तालाब से निकले वो उसे गोली मार दे। लेकिन पार्क तालाब से बाहर नहीं आता, मतलब वो इस धमाके में मर चुका है। तसल्ली होने के बाद गोंगसू अपनी कार लेके वहां से चला जाता है। घर पहुंच के वो अपनी गन ड्रॉयर में रखता है और फिर अपनी सिस्टर को कॉल करके सबके हालचाल लेता है। फिर वो सोचता है कि अपने सीनियर को सब कुछ सच बता के वो सरेंडर कर देगा और बाहर जाने के लिए वो जैसे ही दरवाजा खोलता है कि सामने पार्क खड़ा था, जो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से थोड़ा जख्मी हो चुका है। उसे देख के गोंगसू पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि आखिर ये जिंदा कैसे बच गया। पार्क उसे बताता है कि वो स्विमिंग में चैंपियन रह चुका है, इसीलिए वो आज बच गया। इसके बाद पार्क बुरी तरह से गोंगसू को पीटना शुरू करता है। वो कुछ चीजें उठा के उसके सर पे मारता है और साथ ही वो उसके ऊपर वो कबोर्ड भी फेंक देता है जिसमें गोंगसू ने अपनी गन रखी है। गोंगसू को उस कबोर्ड के नीचे पड़ी गन दिख जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो गन उठा पाता, पार्क उसे वहां से खींच के पीटने लगता है।
गोंगसू खुद को पार्क से छुड़ा के जल्दी से दूसरे रूम में जाके गेट को लॉक कर लेता है। पार्क किसी चाकू से उस दरवाजे में छेद कर देता है और उसे खोलने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है कि तभी गोंगसू उसका हाथ पकड़ के टाई से बांध देता है। इसके बाद वो बालकनी के रास्ते वहां वापस आकर अपनी गन ढूंढने लगता है, लेकिन तभी पार्क भी खुद को छुड़ाकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। इसी हाथापाई के दौरान पार्क भी कबोर्ड के नीचे रखी गन देख लेता है। अब ये दोनों उस गन को पकड़ने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि उस गन का ट्रिगर एक स्क्रू में अटका हुआ है। अब क्योंकि पार्क गोंगसू से ज्यादा ताकतवर है तो वो गन तक पहुंच जाता है, लेकिन वो जैसे ही गन को अपनी तरफ खींचता है गोली चल जाती है। ये गोली सीधा पार्क की खोपड़ी में जाके लगती है और वो मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोंगसू पुलिस स्टेशन में है और जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने 2 बड़े अपराधियों को मारा है, तो इस केस से उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन गोंगसू अब ये नौकरी नहीं करना चाहता तो वो रिजाइन दे देता है। उसका सीनियर उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो रिजाइन देके वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी मॉम की कब्र पे जाता है। यहाँ उसकी बेटी को खेलते समय वो चाबी मिल जाती है जिसको ली ने अपनी बॉडी में छुपा के रखा था। गोंगसू वो चाबी लेके सीधा पिगी बैंक जाता है जहाँ 2 नंबर का पैसा छुपाया जाता है। सीक्रेट चाबी होने की वजह से उसे उस तिजोरी का एक्सेस मिल जाता है जिसमें पार्क ने अपने पैसे छुपाए थे, और जब वो इन पैसों को देखता है तो हैरान रह जाता है। ये इतने ज्यादा पैसे थे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, और अब ये सब उसके हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन गोंगसू अब काफी अमीर हो चुका है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।